हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। हमारे बहुत सारे साथी जो हमसे जुड़े वो सेलेक्ट हो गए एसएससी जीडी में हों, चाहे वो सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर में। अभी देखिए, जो एसएससी जीडी के हमारे साथी ज्वाइन कर लिए हैं, तो हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे हमारी आर्मी है, चाहे हमारी सीआरपीएफ है, सभी के अपने एक्ट एंड रूल्स होते हैं। सीआरपीएफ एक्ट एंड रूल की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सीआरपीएफ एक्ट 1949, सीआरपीएफ एक्ट 1949 एक्ट जो है वो है 1949 एंड रूल्स अलोंग विथ रूल्स 1955। उसके जो है ये इसमें हमारे सीआरपीएफ के कार्मिक जो है वो इसके अधीन आते हैं। ये जो है उनका सबसे बड़ा, अभी देखिए कि बाइबल है वहाँ पर, यही सबसे बड़ी धार्मिक किताब होती है उस फोर्स में। जिस फोर्स में आप जा रहे हैं उसके एक्ट एंड रूल्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्ट एंड रूल में कौन से अपराध हैं, किस अपराध के तहत क्या सज़ा मिल सकती है, उनकी आपको जानकारी हो तो देखिए अनुशासन आप भी रखेंगे और आप अपने कार्य जो अधीन आपके कोई होता है उसको भी आप अनुशासन में रख सकेंगे। या आपके साथ कोई अपराध हो रहा है तो वहाँ पर भी आप दबेंगे नहीं और आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी। अब सीआरपीएफ एक्ट जो है उसमें देखिए कौन कौन सी बातें हैं। तो सीआरपीएफ एक्ट में जो अपराध और दंड, क्योंकि ये किसी भी फोर्स का अनुशासन जो है वो उसका बैकबोन होता है, बिना अनुशासन के फोर्स नहीं चल सकती। इसलिए फोर्स में अधिकारियों को दंड देने का अधिकार होता है। वो कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, कैसे दिए जा सकते हैं, वो सीआरपीएफ एक्ट 1949 और अलोंग विथ रूल्स 1955 जो है उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपने सीआरपीएफ आपने ज्वाइन किया है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हमारे दूसरे साथी जो है वो चाहे बीएसएफ में है, आईटीबीपी है या एसएसबी है, तो देखिए वो फोर्सेज जो है वो भी कुछ समय के लिए सीआरपीएफ एक्ट से ही संचालित हुई थी, गवर्न हुई थी। उसके बाद आज सभी फोर्सेज के अपने अलग एक्ट एंड रूल्स हैं। अब सीआरपीएफ में अपराध और दंड की हम बात करते हैं तो देखिए अधिक जघन्य अपराध, बल का प्रत्येक सदस्य जो कै में कौन सा था, कोई विद्रोह आरंभ करता है, प्रदीप्त करता है, कारित करता है या कारित करने का षड्यंत्र करता है या उसमें सम्मिलित होता है, या किसी विद्रोह के समय उपस्थित होते हुए उसे दबाने के लिए अपना अधिकतम प्रयास नहीं करता है, या किसी विद्रोह या उसके किसी आशय या विद्रोह करने के षड्यंत्र या राज्य के विरुद्ध किसी षड्यंत्र की विद्यमानता के बारे में जानते हुए या उसका विश्वास करने का कारण रखते हुए अपने वरिष्ठ अफसर को अविलंब सूचना नहीं देता है। बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ा है, हिंदी में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अथवा अब ख में क्या कहा गया, अपने वरिष्ठ अफसर के प्रति, चाहे वह ड्यूटी पर हो या नहीं, जानते हुए या जानने का कारण रखते हुए कि वह ऐसा ऑफिसर है, आपराधिक बल प्रयोग करता है या प्रयोग करने का प्रयास करता है या उस पर हमला करता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देखिए जो ऑफिसर है उसको ही सारा कुछ मेंटेन करना होता है, उसी को अपने ऊपर रिपोर्ट देनी होती है और सबको खुश नहीं रख सकता वो, इसलिए काफ़ी लोग उससे क्या होता है कि नाराज़ हो जाते हैं और कई बार ऐसा काम हो जाता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि अपने अपने सीनियर ऑफिसर के प्रति यदि किसी प्रकार का आपराधिक बल प्रयोग किया या प्रयोग करने का प्रयास किया या उस पर हमला कर दिया। तीसरा क्या है, लज्जास्पद रूप से किसी ऐसे पद, स्थान या गार्ड को जो उसके भार साधन में सुपुर्द किया गया है या जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है, परित्यक्त करता है या समर्पित करता है। मतलब कि अपनी ड्यूटी का जो स्थान है या अपनी उसकी गार्ड या कोई भी उसको जो ड्यूटी दी गई है उसको छोड़ देता है लज्जास्पद रूप से, मतलब कि जिसको कहते हैं कायरतापूर्ण तरीके से वहाँ से भाग जाना। राज्य के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले किसी व्यक्ति के साथ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पत्र व्यवहार करता है या उसकी सहायता करता है या उसे राहत देता है या ऐसे किसी पत्र व्यवहार को जो उसकी जानकारी में आता है अपने वरिष्ठ ऑफिसर को तत्काल प्रकट करने में लोप करता है, यानी कि अपने वरिष्ठ अफसर को उसकी जानकारी नहीं देता है। तो ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे
अपने वरिष्ठ ऑफिसर के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करता है, यानी कि जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसको मानने से मना कर दिया, तो ये भी अपराध है। बल का अभित्यजन करता है, बल को छोड़ के भाग गया, वो भी अपराध है कि जो हमारे साथी बिना बताए हुए भाग के जा रहे हैं उन पर भी यह सेक्शन लागू हो सकती है। जो अभी सेंटर में आ गए और सेंटर में अपनी आमद करवा दी और उसके बाद वहाँ से रात को भाग गए कि मुझे नहीं करना। संतरी होते हुए अपने पद स्थान पर सो जाता है। देखिए ये बहुत जो है घोर अपराध है ये, कि अपने ड्यूटी पर सो जाना, या नियमित रूप से अवमुक्त हुए या छुट्टी के बिना उसको छोड़ देता है। आपकी कहीं ड्यूटी है और आपका रिलीवर जब तक आता है उसके बिना आप उस स्थान को छोड़ देते हैं। आपकी ड्यूटी 9 बजे तक है और आप 8:59 पर भी उसको छोड़ देते हैं, तो ये सेक्शन आपके ऊपर लागू हो जाती है। लूटपाट की तलाश में अपने कमान ऑफिसर या अपने पद स्थान या दल को छोड़ देता है। दल को छोड़ देना तो अपराध है ही है, उसके साथ में यदि लूटपाट की तलाश में, क्योंकि आपका ड्यूटी क्या है सीआरपीएफ का, टू प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है, लेकिन प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो छोड़कर लूटपाट की तलाश में चले गए, तो ये यहाँ पर अपराध हो जाता है। नियमित रूप से अवमुक्त हुए या छुट्टी के बिना अपनी गार्ड, पिकेट दल या पेट्रोल को छोड़ देता है। अब ये पेट्रोल कौन सा है? जो गश्ती पार्टी है वो पेट्रोल है। अथवा कैंप या क्वार्टरों में रसद या अन्य आवश्यक वस्तुएं लाने वाले किसी व्यक्ति के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है। रसद या अन्य आवश्यक वस्तुएं लाने वाले जो है उसमें पानी का जो टैंकर आता है वो भी उसी में शामिल है। उस पर हमला करता है या किसी संरक्षण गार्ड का अतिक्रमण करता है, या लूटपाट के लिए किसी गृह या अन्य स्थान में प्रवेश करता है, या किसी प्रकार की संपत्ति की लूटपाट करता है, या उसे नष्ट करता है, या उसे हानि पहुंचाता है। इस सेक्शन में हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो सजा पाए हैं, और क्यों पाए हैं उसकी वजह जो है आपको बाद में अलग से वीडियोज़ में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ किस प्रकार का जो अपराध है वो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। संघर्ष के समय या कैंप, गैरिसन या क्वार्टरों में रहते हुए साशय मिथ्या अलार्म कारित करता है या उसे फैलाता है, अथवा मिथ्या अलार्म, जैसे कि आप हॉस्टल वगैरह में रहे हैं, वहाँ पर कोई हल्ला कर देता है, रात को सीटी बजा दिया, रात को हल्ला कर दिया, वो काम यहाँ पर नहीं कर देना है। ये हॉस्टल नहीं है, ये सीआरपीएफ की बैरक है। यहाँ पर सीआरपीएफ एक्ट की मोटी किताब लागू होती है। वहाँ तो हॉस्टल में तो आपके वार्डन जो थे वही हल्ला करके रह जाते, लेकिन यहाँ पर सीआरपीएफ एक्ट की मोटी किताब लागू होती है और वो बहुत अच्छे से सिखा देती है कि क्या अनुशासन होता है। अपने कर्तव्य के निष्पादन में कायरता प्रदर्शित करता है। अब कायरता प्रदर्शित करता है, ये देखिए कायरता प्रदर्शित करता है, ये कई बार ऐसा होता है कि मुठभेड़ के दौरान कुछ साथी शहीद हो जाते हैं और जो बच जाते हैं वो कैसे बच गए उसकी भी इंक्वायरी हो जाती है, और उसमें भी ये चीज़ आ जाती है कई बार कि कायरता प्रदर्शित, यानी वहाँ से तो कायरता प्रदर्शित करने के लिए कोई फोर्स में भर्ती नहीं होता है। कोई फोर्स में जो भर्ती होता है वो बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए होता है। लेकिन यदि किसी ने कर दिया कायरता प्रदर्शित तो अपराध हो जाता है यहाँ पर। वह निर्वासन से, अब देखिए यहाँ पर सज़ा कौन सी है, वह निर्वासन से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम न हो, या कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 3 माह तक के वेतन तक का हो सकेगा, या निर्वासन या कारावास के ऐसे दंडादेश के अतिरिक्त उतने ही जुर्माने से दंडनीय होगा। इसका मतलब आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि सीआरपीएफ के जो हमारे साथी हैं कहाँ तक दंड मिल सकता है। दंड मिल सकता है 14 वर्ष तक। अब वो डिपेंड करता है कि अपराध किस लेवल का किया गया है, कैसा किया गया है। तो ये तो थे अधिक जघन्य अपराध। दूसरा है कम जघन्य अपराध। बल का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो किसी ड्यूटी या परेड या प्रगमन पथ पर रहते हुए या उसके लिए चेतावनी दिए जाने के पश्चात नशे की हालत में रहता है। ये नशे की हालत वाला जो है काम, ये बहुत ज़्यादा है और ये नहीं होना चाहिए। इसकी आदत हमारे जो नए बल के सदस्य हैं उनको नहीं पड़े। देखिए इससे बच के रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप
का नुकसान हो सकता है, कभी भी किसी संतरी पर आघात करता है या उस पर बल प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। संतरी आपकी, चाहे आपकी बैरक का संतरी है जो आपको आदेश करता है कि आप इस समय बैरक से बाहर नहीं जा सकते, आप जाने की कोशिश करते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा और आप बल प्रयोग करते हैं तो ये सेक्शन लागू हो जाती है। किसी गार्ड, पिकेट या पेट्रोल का समादेशन करते हुए अपने भार साधन में सम्यक सुपुर्द किए गए किसी बंदी या व्यक्ति को लेने से इनकार करता है, या अपने भार साधन में रखे गए किसी व्यक्ति या बंदी को उचित प्राधिकार के बिना निर्मुक्त करता है, या उपेक्षा पूर्वक ऐसे किसी बंदी या व्यक्ति को भागने देता है। बंदी अपनी ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ, कई बार ऐसा मौका आता है कि आप किसी को डिटेन करते हैं, अब डिटेन करके आपकी कमांड में उसको रखा गया है, अब आपने लापरवाही पूर्वक तरीके से या जानबूझकर, या उसको आपने लेने से मना किया, या वो भाग गया, या आपने उसे भागने दिया, तो यहाँ पर ये आपके लिए भी अपराध लागू हो जाता है, सेक्शन लागू हो जाती है। गिरफ्तारी या परिरोध में होते हुए विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा मुक्त किए जाने से पूर्व अपनी गिरफ्तारी या परिरोध से चला जाता है, अथवा अपनी ड्यूटी के निष्पादन में अपने वरिष्ठ अफसर के प्रति अत्यधिक अधीनता या धृष्टता का व्यवहार करता है। यानी कि जैसे कि बड़ी बातें कर देना कि मैं कुछ नहीं मानता, मेरा कोई क्या कर लेगा, ये सब चीज़ें जो है वो इसके अधीन आती हैं। क्वार्टरों या फील्ड में किए जाने के लिए अधिष्ट किसी फील्ड कार्य या अन्य किसी प्रकार के कार्य करने में अधीक्षण करने या उसमें सहायता करने से इनकार करता है। अब कार्य वहाँ पर जो वर्किंग होती है वो भी इसी में आता है। बल के किसी ऐसे सदस्य पर जो उससे रैंक या स्थान में नीचे है आघात या दुर्व्यवहार करता है। अब ये देखिए, हमारे बहुत सारे जो साथी जो नए सदस्य ज्वाइन करते हैं वो इस से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं कि चाहे जो दुर्व्यवहार कर दे, चाहे जो आघात भी कर दे, कि ट्रेनिंग में पिटाई होती है क्या? देखिए, ट्रेनिंग में पिटाई नहीं हो सकती, नियमानुसार पिटाई कतई नहीं हो सकती। पिटाई करने वाला जो है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो भी इस सेक्शन 6 के अधीन कम जघन्य अपराध का दोषी है। यदि वो दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको यहाँ सज़ा मिल सकती है। और आपके साथ यदि ऐसा दुर्व्यवहार होता है, आघात होता है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, चुपचाप नहीं बैठना है। अपने आयुधों, कपड़े, औजारों, उपकरणों, गोला बारूद या साज सज्जा या अन्य किसी वस्तुओं को जो उसको सौंपी गई है किसी अन्य व्यक्ति के है परिकल्पना पूर्वक या उपेक्षा से क्षति पहुंचाता है या खोता है या कपट पूर्वक व्ययन कर देता है। अब आपके कंट्रोल में जो भी चीज़ें हैं वो आपको उसका पूरा कस्टडी आपको रखनी होगी। यदि उसका कोई नुकसान हो जाता है, खो जाती है, तो वो भी यहाँ पर अपराध हो जाता है। अपने में किसी रोग का अंग शैथिल्य का बहाना करता है या ढोंग करता है या उसे उत्पन्न करता है, या कर्तव्य से बचने के लिए अपने को निरोग करने में साशे विलंब करता है या अपने रोग या अंग शैथिल्य को गुरुतर बनाता है। इसका मतलब है कि बीमारी का बहाना करना, साहब मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो आज ड्यूटी नहीं कर सकता। यदि वो प्रूव हो गया तो यहाँ पे सेक्शन 6 लागू हो जाएगी। क्या? कम जघन्य अपराध। तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को या अन्य किसी व्यक्ति को सेवा के लिए अयोग्य कर देने के आशय से स्वयं को या उस व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक उपअधिकारित करता है। अपने आप को स्वेच्छापूर्वक या दूसरे को उसकी इच्छा से हानि पहुंचाना, ऐसे सदस्य के नाते उसे दिए गए या प्रदाय किए गए या उसकी अभिरक्षा या कब्जे में के सभी या किन्हीं आयुधों, गोला बारूद, स्टोर, साज सज्जा या अन्य संपत्ति को उस दशा में तुरंत समर्पित नहीं कर देता है या उसके लिए सम्यक्तः हिसाब नहीं देता है, जबकि उसके वरिष्ठ ऑफिसर द्वारा उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए या वह बल का सदस्य नहीं रह गया हो। इसका मतलब है कि चार्ज देने में विलंब करना कि जब आप सदस्य नहीं रह गए हों, यानी कि आप रिटायर हो रहे हों या आपने त्यागपत्र दे दिया है, या उस समय यह सेक्शन लागू होता है।
बिना छुट्टी के अपने आप को अनुपस्थित रखता है या अपने को अनुदत्त छुट्टी के उपरांत बिना पर्याप्त कारण के अतिवास करता है। इसका मतलब है कि बिना छुट्टी के अपने आप को अनुपस्थित एब्सेंट विदाउट लीव या OSL ओवर स्टेइंग ऑफ लीव। आपको 10 दिन का छुट्टी मिला है, आप 15 दिन बाद जा रहे हैं, आप 20 दिन बाद जा रहे हैं, आप 2 दिन बाद भी जा रहे हैं, तो भी आप के ऊपर यह सेक्शन लागू हो जाती है बिना पर्याप्त कारण के, यानी कि आपको पर्याप्त कारण देना होगा। आप ओवर स्टे होते हैं तो क्या वजह हुई, क्या हो गया, बीमार हो गए आप, क्या वजह हुई, वो आपको उसका पर्याप्त साक्ष्य आपको देना होगा, एविडेंस देना होगा, तब आप बच सकते हैं। अन्यथा बिना कारण के दिया तो कम जघन्य अपराध आप कर रहे हैं। ऐसे कार्य या लोप का दोषी है जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट न होते हुए भी सुव्यवस्था और अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। अब देखिए, वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी ऊपर जो लिखा गया है उसके अलावा भी आपने कोई ऐसा काम कर दिया है कि जिससे फोर्स के गुड ऑर्डर और डिसिप्लिन का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है अनुशासन का, तो वहाँ पर भी आप कम जघन्य अपराध के दोषी हो जाते हैं यदि वो प्रूफ हो जाता है तो। अगला पॉइंट क्या है, इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध का उल्लंघन करता है जिसके लिए अभिव्यक्त है कोई दंड उपबंधित नहीं किया गया है। अब और कोई उपबंध जिसके लिए कोई दंड नहीं बनाया गया है वो भी आपने कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो हमारे कार्मिक हैं, CRPF के सदस्य हैं, उनको पूरी तरीके से घेर लिया गया है कि ये जो कानून है हमारे, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हैं। मिलिट्री एक्ट जो है हमारा, आर्मी एक्ट जो है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, और आर्मी कहती है कि डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। उसके बहुत सारी चीज़ें उसकी ऐसी हैं कि जो सिविल लाइफ के हिसाब से तो वो सही नहीं है, लेकिन आर्मी के डिसिप्लिन के हिसाब से, फोर्स के डिसिप्लिन के हिसाब से वो सही हैं। अब यहाँ पर ये लास्ट में लिखा गया है कि इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, यानी कि कोई भी किसी प्रकार का उल्लंघन कर दिया, यानी कि वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन में ये भी आ गया कि आपने बेल्ट नहीं पहनी हुई है, वो भी वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन है। आपका एक बटन खुला हुआ है ऊपर का, वो भी वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन है। आप गुटखा खाते हुए आ गए अधिकारी के सामने, वो भी वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन है। आपने पान खाकर कहीं थूक दिया इधर उधर, वो भी वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन है। तो वो बहुत वाइड है वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो उससे बचना है दोस्तों। सक्रिय ड्यूटी के दौरान तथा धारा 9 के खंड ड से लेकर ट दोनों सहित में विनिर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध करता है, बहुत बड़ा स्कोप है। अब कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 3 मास तक के वेतन का हो सकेगा, ये दोनों से दंडनीय हो सकेगा। ये दंड का भी प्रावधान हो गया इसमें। तो जो हमारे नए साथी बल में आए हैं, बल के सदस्य बने हैं, उनको मैं फिर कहना चाहूँगा कि जब तक करें तब तक अपने दम पे करें और अपने अनुशासन में करें, क्योंकि आप आगे तरक्की करने के लिए आपको अनुशासन जो है वो बनाए रखना होगा। आपकी सर्विस रिकॉर्ड जो है वो रेड नहीं होनी चाहिए। आपके सर्विस रिकॉर्ड में एंट्रीज़ हों तो वो गुड एंट्रीज़ हों, रिवार्ड्स की एंट्रीज़ हों, बैड एंट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।